स्टीव जॉब्स का हमें पता है, अदानी अंबानी का पता है, लेकिन राज कुंद्रा ऐसा क्या बिजनेस करता है अभी तक आया नहीं। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है तो क्या वो इतना वेला है कि जब देखो अपनी बीवी के साथ रील बनाता रहता है। राज कुंद्रा इज पीस ऑफ आइसबर्ग, बहुत छोटा हिस्सा है वो इस गंदी गटरबुद दुनिया का। जो कि जैसे 4 लड़कियां हैं, पहली लड़की कह रही है कि 10 लाख में, दूसरी लड़की आती है वो कहती है मैं 5 लाख दूंगी, फिर तीसरी लड़की आएगी वो कहेगी कि मैं फ्री में करूंगी, और चौथी लड़की आती है वो कहती है मैं फ्री में भी करूंगी और साथ में खुश भी करूंगी प्रोड्यूसर और एक्टर को। एक लंबू जी है इंडस्ट्री में कि जो पहले व्हाइट गर्ल सप्लाई करता था लंबू, उसके साथ उसकी बहू भी इन्वॉल्व है इस बिजनेस में। अगर मेजोरिटी के अत्याचार से टेररिस्ट बनना होता तो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को जब रातों रात भगाया था, किसी एक कश्मीरी पंडित ने हाथ में गन नहीं पकड़ा। रेप हमारी औरतों के साथ होते हैं, कन्वर्जन हमारे साथ में होते हैं, अत्याचार हमारे साथ होते हैं, धर्म परिवर्तन से लेकर हमें हमारी जगह से भगा दिया जाता है। बंगाल आज की तारीख का फ्रेश जीता जागता उदाहरण है, लेकिन ये विक्टिम टेररिस्ट को बताते हैं। आपको क्या लगता है वो हीरोइन ऐसी आई थी? वो हीरोइन हवाला के जरिए आई थी। अब आप देखो कैसे सिस्टमेटिकली फ्रेजाइल माइंड को ये लोग टारगेट करते हैं। नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। राज कुंद्रा और बॉलीवुड का टॉपिक बहुत ही सेंसेशनल है और ये सिर्फ एक परत है जो जिसको हम कहते हैं ऊपरी परत। नीचे बहुत कुछ है। जितनी चमकती ये दुनिया है उतना ही पीछे इसके गंदगी भरा पड़ा हुआ है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं काजल शिंगला जी, जो कि गुजरात जामनगर से जुड़ी हुई हैं। काजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल्टरनेट मीडिया पर। नमस्ते गायत्री जी, थैंक यू सो मच मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। जी काजल, अब काजल हम जैसे राज कुंद्रा की बात करते हैं, तो राज कुंद्रा का जो पीछे हिस्ट्री है वही बहुत शैडो वाला है। ऐसा नहीं है कि ही बिकेम मिलियनेयर और बिलियनेयर बाय राइजिंग अ लैडर जो बहुत छुपा हुआ है। शिल्पा शेट्टी सामने दिखाई देती है, बट पीछे की हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राज कुंद्रा का है ना सबसे बड़ा ये है कि उसका जो इतिहास रहा है वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। कि जैसे अभी तो पॉर्न कंट्रोवर्सीज तो हमने देखी, उसके बाद 2000 करोड़ का इसका बिटकॉइन स्कैम में भी उसका नाम आया था, राइट। फिर आईपीएल स्कैंडल में जो इसकी जो टीम थी राजस्थान रॉयल, उसको बैन भी किया गया था 2 सालों के लिए और इनके नाम आए थे फिक्सिंग में। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में भी राज कुंद्रा का नाम आ चुका है। उसके बाद अंडरवर्ल्ड में दाऊद के साथ में इसके कनेक्शन भी काफ़ी बार सुर्खियां बटोरते हैं, और कहीं ना कहीं इकबाल मिर्ची के साथ उसका कनेक्शन मीडिया के थ्रू सामने हमारे आया है। फिर इस राज और शिल्पा के अगेंस्ट में कंप्लेन हुई थी कुछ वक्त पहले कि इन्होंने गोल्ड कार्ड स्कैम में चीटिंग की है अपने इन्वेस्टर्स के साथ, और काफ़ी ऐसी जगह राज कुंद्रा हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। इतिहास का अगर उठा के देखते तो इनको एशिया का और इंडिया के रिचेस्ट लोगों में इसका नाम आता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है जो कि मेरे जैसे सामान्य इंसान के दिमाग में आता है, पता नहीं अब तक मीडिया ने क्यों इस पर कुछ नई तथ्य इकट्ठे किए, कि इसका बिजनेस क्या है। अगर ये रिचेस्ट बंदा है तो इसका बिजनेस होना चाहिए। स्टीव जॉब्स का हमें पता है ना, इसका मार्क ज़करबर्ग का पता है, या हमें अदानी अंबानी का पता है, टाटा का पता है। इनके पब्लिक डोमेन में इनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट हमें अवेलेबल मिलती है, लेकिन राज कुंद्रा ऐसा क्या बिजनेस करता है अभी तक आया नहीं। इवन एक कपिल शर्मा के शो में वो गया था तो कपिल शर्मा ने सार्केज्म में कह दिया था कि ये धंधा क्या करता है, अभी तक किसी को वो तो पता ही नहीं है इनका बिजनेस क्या है। और आप देखो कि अगर वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है तो क्या वो इतना वेला है कि जब देखो अपनी बीवी के साथ रील बनाता रहता है, एक टिकटॉक वीडियोस, लिपसिंग्स कर रील्स बनाना, मीम्स बनाना, ये सब कोई बिजनेसमैन ऐसा होता है क्या? मतलब हरकतों से ये लफंगा टाइप लगता है मुझे। अब कमिंग टू द पॉइंट, ये कहता है कि इसका बिजनेस है, तो मैं आपको बता दूं कि जितना मैंने रिसर्च करा है कि ये इसके पिताजी जो है लंदन में कोई बस कंडक्टर वगैरह थे, और ये अपने घर से 18 साल की उम्र में भाग गया था, दुबई गया। अब ये पश्मीना शॉल का इन्होंने कुछ खड़ा किया है, लेकिन ये सारी गलत एक्टिविटी में रहकर इस बंदे ने पैसा बनाया। हर इंसान पैसा बनाने का कोई इशू नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं है पैसा कमाना,
लेकिन पैसा आ क्या कहाँ से रहा है या क्या बिजनेस है वो तो पता होना चाहिए। इसका मुझे जहाँ तक मेरा दिमाग चलता है, जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च करी है, मुझे लगता है कि ये हर हर यही सारे गलत काम करता है, चाहे मैच फिक्सिंग का हो, ये लड़कियां सप्लाई करने का हो, सॉफ्ट पॉर्न बनाना हो या जो भी हो। अभी आप देखो कि इन लोगों के बॉलीवुड के कनेक्शन है दाऊद यानी उर्दू वुड के साथ या डी वुड के साथ। आप देखो कि ये हमेशा एंटी नेशनल एक्टिविटी में संलिप्त रहता है बॉलीवुड। राज कुंद्रा इज पीस ऑफ आइसबर्ग, बहुत छोटा हिस्सा है वो इस गंदी गटरवुड दुनिया का जो कि सामने आया है। हमें नहीं पता कि और क्या चल रहा है। जैसे जो जो चीजें सामने आती है, तो कास्टिंग काउच को तो बकायदा एक लेट डांसर है, कोरियोग्राफर है जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि वो है नहीं अब इस दुनिया में। उन्होंने कास्टिंग काउच को जस्टिफाई किया था बकायदा। तो आप सोचो कि हमारी लड़कियां जो कि मेहनत करती है, जो कि टैलेंटेड है, उनको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है इस गटर छाप इंडस्ट्री में। और ये जो है ना, मतलब चांद और सितारे दिखाने वाली ये जो इंडस्ट्री है वो हकीकत में कितनी गंदी है वो समझना पड़ेगा। गायत्री जी जी काजल, एक आप जैसे हम बात करते हैं लड़कियों की, तो लड़कियां जो विक्टिम बनती हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लड़कियां है ना ज्यादातर या तो स्ट्रगलिंग होती है घर से, उसको घर से अगर परमिशन नहीं मिलती तो वो भाग के मुंबई की चकाचौंध दुनिया में आती है और आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वापस वो जा नहीं सकती है, वहां रहने के लिए उसको सरवाइव करना पड़ता है। तो इन लोगों का पहला जो इनकी कंडीशन यही होती है, जो इनको कास्ट करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, वो सीधे उनका रोल सामने आता है और वो लड़कियों को ऑफर करते हैं। मेरी एक बॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मेरी बात हो रही थी, क्योंकि वो ग्रुप में था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये तुम्हारे बॉलीवुड में चलता क्या, मुझे हकीकत बता। मैं उसका भी नाम नहीं दूंगी, बहुत जाना माना कास्टिंग डायरेक्टर है। उसने क्या बोला पता है कि लड़कियों के साथ क्या होता है कि जैसे 4 लड़कियां हैं, पहली लड़की कह रही है कि मैं ये फिल्म करने का फॉर एग्जाम्पल 10 लाख ले रही हूँ, लूंगी। फिर सामने कंपटीशन में दूसरी लड़की आती है, वो कहती है मैं 5 लाख लूंगी। फिर तीसरी लड़की आएगी, वो कहेगी कि मैं फ्री में करूंगी। और चौथी लड़की आती है, वो कहती है मैं फ्री में भी करूंगी और साथ में खुश भी करूंगी प्रोड्यूसर और एक्टर को। तो आप बताओ कि कोई भी सामान्य इंसान कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? चौथा वाला ऑप्शन। चौथा ऑप्शन ना, फ्री में भी कर रही है, मजे भी करवा रही है और रोल पाने के लिए किसी भी हद तक। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में जितने ये लोग जिम्मेदार है, उतनी वो लड़कियां भी जिम्मेदार है। देखिए, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। अगर दारू बेचने वाला दारू बेच रहा है तो उसको खरीदने वाला भी, तो बेचने वाला जितना गुनहगार है वो खरीदने वाला भी गुनहगार है। ड्रग्स बेचने वाला ड्रग्स बेच रहा है तो उसको कंज्यूम करने वाला भी तो गुनहगार हुआ। तो उसी तरह से अगर कोई आपको सेक्स स्लेवरी में कर रहा है या कास्टिंग काउच आपको ऑफर कर रहा है, या कास्टिंग काउच उसके साथ हो रहा है, या पिक्चर लेने के लिए उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो ऑफर कर रहा है, तो वो ऑफर एक्सेप्ट करने वाली भी तो लड़कियां ही है ना। अब आप देखो, कंगना रनौत ने तो बहुत खुल के बोलती है, उसने तो बहुत खुल के बात करी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है इंडस्ट्री में। आदित्य पंचोली जैसे बड़े नाम आए थे सामने जिन्होंने क्या किया था। वो जिया खान जिसने सुसाइड किया, उसका पूरा सामने आया था। आदित्य पंचोली के बेटे के साथ सूरज पंचोली, जिसको बचाने में पूरा पूरा हाथ सलमान खान का था। आप संजय दत्त को देख लो, जो 93 बम ब्लास्ट में जिसने हथियार रखे थे गुंडों के। आज हमारे घर में कोई हथियार रख के जा रहा है और हमें पता भी नहीं है, हम इतने इनोसेंट तो नहीं है ना। तो आप समझो कि ये जो इंडस्ट्री है जिसमें बड़े बड़े नाम है, इवन तो एक लंबू जी है इंडस्ट्री में, कि जो पहले व्हाइट गर्ल सप्लाई करता था लंबू, उसके साथ उसकी बहू भी इन्वॉल्व है इस बिजनेस में। और बहू जो है वो खिताब जीत चुकी है ब्यूटी कॉन्टेस्ट का। तो ये ससुर और बहू मिलके पहले व्हाइट गर्ल सप्लाई करते थे, फिर इन्होंने इंडियन ब्राउन गर्ल सप्लाई करी और अब ये अफ्रीकन गर्ल सप्लाई कर रहे हैं। और ससुर और बहू के रिश्ते नाजायज कोई छिपे नहीं है किसी से। हालांकि मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में बोलना नहीं है, और ये ना ही ये मेरा काम है, ना ही मैं इसमें बिलीव करती हूँ, ना ही मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन जब बात गंदगी की आ रही है तो हमें वो गंदगी तो लोगों के सामने लानी पड़ेगी। ये लड़कियों को जो दुनिया दिखा रहे फिल्म इंडस्ट्री की, और इनोसेंट लड़कियां सोचती है कि हम टैलेंटेड है और हमें जगह मिलेगी, तो मैं उन लड़कियों को कहती हूँ बहन भूल जाओ, भगवान ने हाथ और पैर दिए, कोई और काम कर लो, मगर इस इंडस्ट्री में मत आओ, वरना आप एंड अप करोगी सुशांत सिंह राजपूत की तरफ। अब समझ रहे हो कि किस तरह से वो सुशांत सिंह का जब बात खुली तो स्कैंडल पूरा बाहर आया कि
बड़े बड़े नाम थे, इसमें दीपिका पादुकोण तक भी कंज्यूम करती थी ड्रग्स, और वो ड्रग्स चैट करते थे, बकायदा ड्रग्स पार्टियां होती थी, ऐसी पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे जो कि इलीगल है, और यही लोग पर्दे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जी, और जी। बहुत सी एक्ट्रेस, चाहे सुनने में आया है तापसी पन्नू के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई है कि वो इन लोगों के ट्रैप में फंस गई है। अब वो चीजें कभी सामने आएगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त रहने के बाद में जैसे खुलकर कंगना आई है सामने, वैसे ही मैं इंतजार करूंगी कि ये एंटी नेशनल गैंग की जो पार्टनर है तापसी पन्नू, वो भी आके कभी ना कभी अपना हाले दर्द बताए लोगों को। जी, काजल जी, ऐसा सुनने में आया है कि ये जो लड़कियां जो मजबूरी में या आउट ऑफ, देखिए 2 टाइप की लड़कियां हैं। एक तो वो हैं जो पैसा कमाने की लालच में, चाहे वो देह व्यापार करती हैं, चाहे मजबूरी में स्ट्रगलिंग है, गरीब हैं, तो उस चक्कर में पॉर्न बनाना या प्रोस्टिट्यूशन दोनों में इन्वॉल्व होती हैं। पर ऐसा सुनने में आया कि जो लड़कियां हिट हो जाती हैं कुछ टाइम बाद, तो इनके जो क्लिप्सेस हैं, जब ये लोगों के पास जाती हैं इंटीमेट होने के लिए, चाहे रोल्स के लिए या पैसे के लिए, तो जो उस वक्त के इंटीमेट वीडियोस हैं वो इस्तेमाल किया जाता है बाद में इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। इसके बारे में आपका, शायद आपने अभी एक हीरोइन का नाम लिया, आप शायद उन्हीं की तरफ इशारा कर रही थी। जी हाँ, मुझे जहाँ तक मेरे पास में मेरे सोर्स मुझे बताते हैं, देखिए बिना उसकी तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ये इनका लेते हैं तापसी पन्नू का, तो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल्स को सपोर्ट करना, फिर उनके लिए टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना, और अपने ही देश की सेना से सवाल करना, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में खड़ा रहना, और हर एंटी इंडियन एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहती है। क्यों? कोई भी भारतीय अपने देश से तो प्यार करता है, चलो ठीक है, वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती या वो अपने ही खुद के धर्म को पसंद नहीं करती, वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन अपने देश से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है? तो कहीं ना कहीं मुझे किसी ने कहा था कि उसकी ऐसी कोई क्लिप है जिसके में उसको फोर्स किया जा रहा है कि तुम ऐसे ट्वीट्स करो और ऐसे स्टेटमेंट दो, वरना तुम्हारी ये जो क्लिप है वो हम वायरल कर लेंगे। आई थिंक इसमें काफी हद तक तापसी तो एक ही नाम है, लेकिन ऐसी काफी हीरोइनें इनके इसमें फंस चुकी है, और ये लोग कई हद तक क्या करते हैं, ऐसी पार्टीज में, रैप पार्टीज में बुलाते हैं, नशा देते हैं लड़कियों को, और फिर उनके साथ में ऐसे सब काम करते हैं और उसके वीडियो उतरते हैं। और यहाँ तक कि मेरे पास में यहाँ तक न्यूज आई है कि ऐसी बड़ी बड़ी पार्टी थ्रो करने वाला जो करण जौहर है, वो लिटरली एक पर्सनल रूम में बैठता है, बाहर कैमरे लगे होते हैं, और उसको ये जो फिजिकल इंटीमेसी जब ये लोग करते हैं पूरे नशे में वो रह के, तो करण जौहर उसको अपने रूम में स्क्रीन लगाई हुई है, उस पे वो लाइव देखता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यस, या और हमने देखा था AIB का एक प्लेटफॉर्म में करण जौहर से लेके अर्जुन कपूर और ये जो है रणवीर सिंह और ये सब लोग थे, और इन्होंने कितनी अश्लीलता उसमें पिरोसी थी, जिसमें तो करण जौहर की माँ भी वहां बैठी थी, और खुलेआम इन लोगों ने गंद मचा दी थी, जिसका बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और हमारे देश में इस पर काफी इन लोगों को झेलना भी पड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अपनी संस्कृति से जाना जाता है, और किस तरह से बॉलीवुड कंप्लीटली हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर रहा है फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी में होकर। क्योंकि जो बच्चा है आज 16-17 साल का बच्चा, तो इनको ब्लाइंडली फॉलो करता है कि दीपिका पादुकोण, तो दीपिका पादुकोण अगर JNU यूनिवर्सिटी में जाके कन्हैया के साथ खड़ी रहती है, तो हमारी यंग जनरेशन को क्या लगेगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाला कन्हैया कुमार, एक आतंकवादी की बरसी बनाने वाला कन्हैया कुमार, उसके साथ अगर दीपिका पादुकोण खड़ी रहती है, तो इनकी जो फैन फॉलोइंग है उनको क्या लगेगा कि दीपिका सही है? तो इनको एक्चुअली पता है ये एथिकलेस बॉलीवुड है, इन्होंने कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी है, ना इनके ये कोई सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, इवन तो ये अपने ये भी नहीं सोचते कि जो बच्चे इनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा।
ये ड्रग्स करते हैं, इनके अंडरवर्ल्ड से इनके रिलेशन है, ये टेररिज्म को ग्लोरीफाई करते हैं, ये स्कैम को ग्लोरीफाई करते हैं, ये पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करते हैं, ये डिवोर्स को ग्लोरीफाई करते हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई करते हैं, ये लव जिहाद को ग्लोरीफाई करते हैं, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट को ग्लोरीफाई करते हैं, ये अल्कोहल, एब्यूजिव लैंग्वेज, सब कुछ को ग्लोरीफाई करते हैं। कोई क्रिएटिव मूवी नहीं बनाते, ढंग का क्रिएटिव नाम नहीं दे सकते ये लोग, और इवन तो ये नेपोटिज्म को ग्लोरीफाई करते हैं। और जो लड़कियां बेचारी छोटे गांव से आती है और सोचती है कि हमें यहाँ पे मौका मिलेगा, वहाँ इनका मौका कपूर खानदान की लड़कियां छीन के बैठी होती है, या भट्ट खानदान की लड़कियां छीन के बैठी होती है, या खान खानदान की लड़कियां छीन के बैठी होती है। तो और जो लड़कियों को स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि तुम सोओगी प्रोड्यूसर के साथ तो तुम्हें छोटा मोटा 1-2 सेकंड का रोल मिल जाएगा। और लड़कियों में मेरे को नहीं समझ में आता कि ये लड़कियों की सबसे बड़ी गलती है कि जब तुम्हें हाथ पैर दिया है, जब तुमने एजुकेशन ली है, तो कुछ काम कर लो यार ढंग का। ये क्या कर रही हो तुम अपने शरीर के साथ में, जो तुम्हारा खुद का बॉडी है उसके साथ। ये आप इन लोगों का देखो, हिंदू फोबिक है बॉलीवुड, एंटी इंडिया है बॉलीवुड, कास्ट वाइज टारगेट करते हैं ये लोग पिक्चर बना के। पाकिस्तान और आईएसआईएस के कनेक्शंस इन लोगों के हैं, बॉलीवुड वालों के। और मैं जैसे आपको मूवी बताती हूँ केदारनाथ, जिसमें सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत थे। केदारनाथ मूवी बनी थी एक रियल घटना पर, जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी उस पे। तो या तो रियल बनाओ आप, और अगर आप रियल बना रहे हो तो वो पूरा रियल होना चाहिए, उसमें आप फिक्शन क्यों डाल रहे हो? एक स्टूपिड सा वो एक फिक्शन डाल देते हैं कि पंडित की लड़की घोड़ा चलाने वाले किसी मुल्ले के प्यार में पड़ गई। आप दिस इज नॉट एग्जाम्पलरी, मतलब ऑलमोस्ट ये हर मूवी में देखिए, चक दे इंडिया में मुस्लिम कोच बन गया, बल्कि ओरिजिनली हिंदू कोच थे। अगर जो रियल, ये रिपीटेशन हो गया, ये ऑलमोस्ट हर मूवी में हो गया। आप देखो कि वो एसिड पर मूवी बनाई थी छपाक करके, दीपिका पादुकोण की, जो एसिड विक्टिम थी, उसमें जो वो था कल्प्रिट था, वो जो था वो मुस्लिम था। इन्होंने नाम उसका हिंदू रख दिया और उस पर बहुत बवाल हुआ था, और फिर इनको चेंज करना पड़ा था। और वही मतलब कि एसिड विक्टिम पर फिल्म बनाने वाली दीपिका पादुकोण जब लड़कियों के ऊपर अब एसिड अटैक होते हैं या लड़कियों के बलात्कार होते हैं, वो बोलती नहीं है जी। अब सोचो, और हमारी जो बेवकूफ लड़कियां इनको ब्लाइंडली फॉलो करती है, इनको बोलते हैं स्टार्स है, हीरो है। ये काहे के हीरो वो है जो 22 साल की 21 साल की उम्र में बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा है और हमारी सुरक्षा करते करते वो शहीद हो रहा है, वो हीरो है। लेकिन वो हीरो है जो इंडिया का नाम हर स्टेज पे, चाहे गेम्स हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, आपका आर्ट्स एंड कल्चर हो, इतनी फील्ड्स हैं जिसमें नाम रोशन करते हैं कि इंडिया को मेडल्स लेके आते हैं। वो हीरोइज्म है। मतलब हीरोइज्म ये नहीं है जो आप कैमरे के सामने खड़े हो गए, आपकी जगह डुप्लीकेट जंप मारा है 2 मंजिला से भी। राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पाताल लोक का। पाताल लोक सीरीज में कंप्लीटली इन्होंने ब्राह्मण वर्सेस दलित पूरा डाल के कुतिया का नाम इन्होंने सावित्री रखा। इन्हें पता ही नहीं है कि सावित्री अपने आप में विमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है, कि जिसने ठान लिया था कि मैं अपने पति को वापस लेके आऊंगी, और वो यमराज के पास से अपने पति को लेकर आई। और उस सावित्री को ये कुतिया का नाम देते हैं, और किस तरह से हमारे सेंटिमेंट्स को ये हर्ट करते हैं। आप मुल्क मूवी देख लो जिसमें तापसी और ऋषि कपूर है, उसमें टेररिस्ट को विक्टिम दिखाया गया है कि मेजोरिटी के अत्याचार से बेचारे टेररिस्ट बन रहे। तो अगर मेजोरिटी के अत्याचार से टेररिस्ट बनना होता तो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को जब रातों रात भगाया था, किसी एक कश्मीरी पंडित ने हाथ में गन नहीं पकड़ा, शरणार्थी बने बैठे हुए बेचारे, आज भी 30 साल हो गए और ये बात करते हैं। इन्हें नहीं पता कि क्या होता है। हम लोग ने जो सहन किया है अगेन एंड अगेन सदियों से, रेप हमारी औरतों के साथ होते हैं, कन्वर्जन हमारे साथ में होते हैं, अत्याचार हमारे साथ होते हैं, धर्म परिवर्तन से लेकर हमें हमारी जगह से भगा दिया जाता है। बंगाल आज की तारीख का फ्रेश जीता जागता उदाहरण है। लेकिन ये विक्टिम टेररिस्ट को बताते हैं। आप देखो बजरंगी भाईजान में इन्होंने पाकिस्तान को कितना अच्छा बता दिया। आप देखो टाइगर जिंदा है, सलमान खान की मूवी, जिसमें एंड में ये पाकिस्तान के फ्लैग को रेज कर रहे हैं और पाकिस्तानी को मतलब अपना भाई बता के पाकिस्तान का झंडा फिरा रहे। इसी जगह पाकिस्तान में वो एक बंदे ने झंडा फहराकर वो विराट कोहली को अप्रिशिएट कर लिया तो उसको फांसी दे दी। और हमारे देश में खुलेआम ये होता है। कहते हैं कि आर्टिस्ट का कोई वो नहीं होता है। जब उरी अटैक हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, तो कहते हैं ये तो आर्टिस्ट है।
और फवाद खान और आतिफ असलम जैसों को मौका दिया था, वो रईस जैसी मूवी बनाते हैं लतीफ को ग्लोरीफाई करने के लिए, और उसमें हीरोइन वो पाकिस्तान से शाहरुख खान लेके आता है। आपको क्या लगता है वो हीरोइन ऐसी आई थी? वो हीरोइन हवाला के माफ के जरिए आई थी। ये जो मूवी बनी थी लतीफ, वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस। क्या भारत में एक्ट्रेस मर गई है? हमारी एक्ट्रेस का तुम यौन शोषण करते हो और पाकिस्तान से हवाले से तुम एक्ट्रेस बुलाते हो और उनको रोल देते हो। हमारे देश में सिंगर कम है कि तुम्हें आतिफ असलम की जरूरत है, फवाद खान की जरूरत है? तो ये आप देखो पद्मावत में खिलजी, अब आप देखो कैसे सिस्टमेटिकली फ्रेजाइल माइंड को ये लोग टारगेट करते हैं। 16 साल का 15 साल का बच्चा जो कि दीपिका और रणवीर का फैन है, जिन्होंने डे वन से दीपिका और रणवीर को कपल देखा है, पद्मावत में कैसे उसको खिलजी का रोल दिया रणवीर को, जबकि रियल लाइफ में वो कपल है। तो लोग खिलजी को नेगेटिव होने के बाद भी उसको पूजा कर रहे हैं, उस खिलजी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब देखो बाजीराव मस्तानी 44 युद्ध एक साथ जीता था बाजीराव, पेशवा बाजीराव 44 युद्ध एक साथ जीता था, और उसको बताया कि वो एक मस्तानी के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसके लिए उसने अपना ब्रेन लॉस कर लिया, पागल हो गया और मर गया। जबकि रियल में वो इस तरह से मरा ही नहीं था, वो खुद उसके परिवार के लोगों ने बताया है। क्या आप बताओ 44 युद्ध जीतने वाला, एक तरफा 44 युद्ध एक साथ जीता, एक भी नहीं हारा, क्या वो इतना कमजोर है कि प्यार में पागल होगा मस्तानी के? पर बाजीराव मस्तानी में पूरा ये पोर्ट्रे कर दिया, पूरी लव स्टोरी डाल दी स्टूपिड सी। जी। मैं तो सबसे पहले हमारे यंग बच्चों को कहती हूँ कि ये इनकी फिल्में और इनकी वेब सीरीज देखना बंद करो। ढंग का इनको क्रिएटिव बनाने नहीं आता, इनसे अच्छा साउथ वाले बनाते हैं। देखना है तो तुम हॉलीवुड की स्पेशल अच्छी मूवी देखो कि जिसमें कुछ सेंस है। स्पेस की मूवी देखो हॉलीवुड की, एक से बढ़कर एक, दिमाग काम नहीं करता क्या वो काम करते हैं। टेक्निक्स देखो, उनके डायरेक्शन देखो, उनके एक्टर्स देखो, उनकी स्टंट्स देखो, गजब, मतलब थ्रू आउट कमाल। और एक किसी भी रिलीजन को वो एम नहीं करते हैं, टारगेट नहीं करते हैं किसी भी रिलीजन। अच्छा आप देखो पानीपत मूवी आई अर्जुन कपूर की। अब पानीपत में आपको पता है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो हारे थे जब मराठा, तब ये मुगलों ने 40,000 औरतें हिंदू की सेक्स स्लेवरी के लिए यहाँ से अफगानिस्तान लेके गए थे। इन्होंने पानीपत मूवी बनाई इन्होंने हिंदू औरतों को, 40,000 हिंदू औरतों को अफगानिस्तान भेजा सेक्स स्लेवरी के लिए। वो क्यों नहीं दिखाया इस मूवी में? बड़े तुम तो रियलिज्म के ढोल बजाते हो। हम तो गाजर मूली है ना, हमें तो कोई भी खदेड़ लेता है, प्रॉब्लम ये है जी। लेकिन रियल लाइफ में आप मुझे बताओ, ये मूवी ऐसी बनाते, ये अंकित शर्मा में मूवी क्यों नहीं बनाते? ये लव जिहाद दिखाते केदारनाथ में, ये तूफान में अभी जो मूवी आई है इसकी जावेद अख्तर के बेटे की, अब मुझे बताओ कि ये लोग लव जिहाद उसमें ये दिखाते हैं। या तनिष्क का आप जो एड ले लो कि जो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था तनिष्क ज्वेलरी का, आप मुझे बताओ अंकित शर्मा प्यार करता था एक मुस्लिम सर, सरेआम दिल्ली की गलियों में उसकी माँ के सामने उसका गला रेत दिया। ये क्यों नहीं इस पे पिक्चर बनाते हैं भाई? हिम्मत है इनकी बनाने की। ये क्यों नहीं ऐसी मूवी बनाते कि एक पंडित की लड़की मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ गई केदारनाथ यात्रा के दौरान? ये ऐसा क्यों नहीं बताते कि अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर एक जूता सिलने वाला कोई बैठा था हिंदू, और वहां पे एक किसी उसकी लड़की आ गई मुस्लिम की और उसके प्यार में पड़ गई? वो नहीं दिखाएंगे ये। किसी नवाब की बेटी आई अजमेर चादर चलाने, जैसे ही बाहर निकली जूता टूट गया उसका, चलो मैं स्टोरी बना के देती हूँ, चप्पल सिलवाने वो गई और चप्पल सिलने वाले के साथ वो प्यार में पड़ गई। क्यों नहीं दिखाते हो यार ऐसा? इतनी अच्छी स्टोरी बनेगी। नहीं बनानी इनको, क्योंकि इनको पैसा आता है बाहर से। इनको एंटी हिंदू प्रोपोगेंडा रचना, ये हिंदू फोबिक है बॉलीवुड। और इसीलिए आज हमारी 14-15 साल की लड़कियां ये शाकाला का बुम बुम पेंसिल की तरह दिखने वाले पंचर छाप, मदरसा छाप, जो कि इंस्टाग्राम पर लिपसिंग करते हैं 20-20, 30-30 सेकंड का, इनके पीछे आप इनके फॉलोअर्स देखो, वो फैजल वैजू पता नहीं कौन है, आप इनके फॉलोअर्स देखो। एक तो इतना मतलब लिटरली वो मुझे एड्स का मरीज लग रहा था, ऐसा गंदा दिख रहा था। उसके 55,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर। अभी उसकी वो क्लिप वायरल हुई, वो हिंदू लड़की को लेके जा रहा है और थप्पड़े मार रहा है कि तू उसके साथ कैसे, और उसको अरेस्ट किया है उस लड़के को। उसको देखे ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो ऊपर चला जाए तो 72 हुलरे भी इसको लात मारे कि निकल यहाँ से। Oh my God. और लड़की पागल हो रही है क्योंकि वो 55,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर लेके बैठा है। यार आप उसको देखोगी ना तो लिटरली
मतलब गटर में रेंगता हुआ वो सुअर ज्यादा सुंदर दिखेगा उसके सामने। आई एम टेलिंग यू। इससे गंदा वर्ड मैं क्या यूज करूं, आप मुझे बताओ। नहीं, मैं समझ गई मैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारी लड़कियों के साथ। और हमारा ये है कि हम लोग बस वो सेक्युलरिज्म का नगाड़ा लेके बैठते हैं। अरे पर मैं ये कह रही हूँ कि चलो प्यार में पढ़ो, पर आगे वाले का लेवल तो देख लो। तुम किसके पीछे प्यार में पढ़ रही हो, है कौन वो, देख तो लो उसका पूरा लेवल। आप देखो ये टीना डाबी आईएएस ऑफिसर, उस कश्मीरी आईएएस ऑफिसर के प्यार में पड़ी। उसका नाम क्या था, अमर खान के आमिर खान ऐसा कुछ उसका नाम था। हाँ, आईएएस ऑफिसर। वो टीना डाबी को इतना समझाया था, एंड में शी एंड अप बहुत प्राउड से अपने बायो में लिखा था कश्मीरी बहू। निकाल दिए बायो उसके, और अब है ना हनुमान चालीसा की पाठ करती है क्योंकि बहन को अब अक्ल आ गई। आप उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करो, जो बार बार इशारा करती है हिंदुओं की लड़कियों को कि भाई मुल्लों के लफड़े में मत पड़ो। जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको कौन यहाँ पे है जो बिगेस्ट प्रेडिटर्स हैं? प्रेडिटर्स इन द सेंस कि जो प्रोस्टिट्यूशन या पॉर्न या इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं और लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं बॉलीवुड में। आप अगर आप क्लासिफाई करना चाहें मेन, मैं नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि नाम लेने के बाद आपके और मेरे पीछे बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा, बट अगर उनको जैसे एक ब्रॉड कैटेगरी में डालना चाहें तो। अरे ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व है, क्या बात कर रहे हो। बॉलीवुड में सबका सबसे बड़ा तो ये माफिया करण जौहर है, वो लंबू जी है सबसे बड़े माफिया। ये सब दिखते बहुत अच्छे जिनको लेजेंड, जिनको शताब्दी का सब महाअभिनेता कहा जाता है, आप उन्हीं लंबू जी की बात। जावेद अख्तर को कितने अवार्ड मिले हुए, ये जावेद अख्तर बहुत बड़ा माफिया है। ये महेश भट्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा माफिया, इंडस्ट्री इसके इशारों पे चलती है महेश भट्ट के। औरतें सप्लाई करने से लेके टीनेजर लड़कियों के यौन शोषण तक में ये संलिप्त रहते हैं। ये पूरे, ये ड्रग्स में संलिप्त है, एंटी इंडिया एक्टिविटी में संलिप्त है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में संलिप्त है, सेक्स रैकेट चलाने में संलिप्त है। ये हर वो तमाम गलत काम, आप यू नेम इट, और ये उसमें है। अभी रेड पड़ी थी तापसी पन्नू और इसके अनुराग कश्यप के यहाँ पे, मालूम है ना, करोड़ों का मिला था हिसाब। आजकल ये दोनों चुप बैठे, क्यों चुप बैठे? वो पैसा कहाँ से आया? तापसी पन्नू ने तो सारी लो ग्रेड की पिक्चरें करी है जिसका बजट ही 25-30 करोड़ का होता है। वो लो ग्रेड पिक्चरों में उसकी जो 25-30 करोड़ की पिक्चर है उसमें तापसी को मिल के क्या मिला होगा? 1 करोड़ 2 करोड़, चलो मैं 5 करोड़ देती हूँ उसको, 5 करोड़ मिला होगा। तो क्या आपको लगता है कि 5 करोड़ कमाने वाली साल में एक मूवी अगर उसकी आती है तो पिछले 5 साल में उसने, मान लो कि स्टार्ट में तो वो फ्री में ही काम करती थी, तो बहुत बहुत तो उसने 25 करोड़ 30 करोड़ बनाए होंगे। चलो मैं कहती हूँ 50 करोड़ बनाए, 300-400 करोड़ का अनअकाउंटेबल इनकम, वो रसीदें मिली है 300 करोड़ की। 400 करोड़ कहाँ से आया ये पैसा? कोई ऑडिट नहीं कर रहा है, किसी को पड़ी नहीं है, कोई छाप नहीं रहा है अखबार में। मैं तो, मुझे तो अभी ताज्जुब भी हो रहा है कि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को अरेस्ट कैसे कर दिया, जबकि ये डील हुई थी फरवरी में अरेस्ट हुआ था राज कुंद्रा इसी मैटर में। राज कुंद्रा ने शायद कोई डील करी पुलिस के साथ में और फिर वो डील काम नहीं करी तो अभी अरेस्ट हो गया, वरना मुंबई पुलिस इतने अच्छे काम कब से करने लग गई? डेफिनेटली कहीं कुछ तार गड़बड़ा गए लेन देन के, कहीं मतलब कि इनकी कुछ डील वील में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, इसलिए कुंद्रा वापस लपेटे में आ गए। और अब वापस डील कर आप देखना 2 दिन में तो बाहर होंगे भाई साहब। और यही धड़ल्ले से चल रहा होगा ड्रग्स का कारोबार। वो भारती सिंह और उसका पति कंज्यूम करते हैं ड्रग्स, और अब खुलेआम वो डांस शो में होस्ट भी बने घूम रहे हैं। शिल्पा शेट्टी अब क्या मुंह दिखा के आएगी डांस करने, जब उसका पति एक लड़की को ऑनलाइन कह रहा है कि ऑडिशन दो। पहले बिकिनी में ऑडिशन देने को बोलता है, फिर नेकेड ऑडिशन देने को बोलता है, और इसी तरह से उसकी वीडियो उतारकर उसके कंसर्न के बिना वो उसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रहा है। और शर्नील चोपड़ा, वो शर्नील चोपड़ा है ना? डू वी हैव अ वीडियो ऑफ दैट? मतलब द वीडियो है उस लड़की का जिसकी आप बात कर रही हैं? हाँ, तो उसने तो इसने तो कंप्लेन कराई, और अब तो मुंबई पुलिस कह रही है कि जिन जिन के साथ ऐसा हुआ है आके कंप्लेन करिए आप। आज ही मुंबई पुलिस ने अनाउंस किया है। ये पूनम पांडे जो कि सॉफ्ट पोर्न बनाती है, या ये जो है शर्लीन चोपड़ा, इन्होंने तो 2 साल पहले एफआईआर कर ली थी इसके अगेंस्ट में, राज कुंद्रा के अगेंस्ट में। और शर्लीन चोपड़ा ने कहा मैंने 15 से 20 पॉर्न मूवी इसकी बनाई है। राज कुंद्रा की एक मूवी, एक पॉर्न का कुछ वो 30 लाख देता है, सॉरी 30 लाख। आप सोचो कि
ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी पॉर्न की कि एक सॉफ्ट पॉर्न बनाने वाली को अगर ये 30 लाख दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है? माय गॉड, माय गॉड। और अब तो इसने क्या नया शुरू कर दिया है, राज कुंद्रा कैसे फंसा? ऑनलाइन इसी तरह से कर रहा था, ऑनलाइन ऑडिशन मांग रहा था कोविड के चक्कर में, और वो ऑडिशन की आड़ में वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर कर उसको अपने साइट पे चढ़ा रहा था, और ऐसे करके पर डे के करोड़ों बनाए। इसलिए भाई साहब का पता नहीं चल रहा है कि बिजनेस क्या है। गंदा है पर धंधा है, और धंधा है और पैसा मिलता है, इसलिए सब चलता है। पर सब चलता है, अब चलेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए हमारे जैसे लोग आ गए हैं अब मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल कातिल। एक चीज और है कि बॉलीवुड, अगर हम भारत की बात करें तो बॉलीवुड और मुंबई इसी का अड्डा बन चुके हैं। मतलब अगर हम पूरे भारत की बात करें और इस गंदगी की बात करें जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, नाम लेने का भी मन नहीं करता है, तो सिर्फ मुंबई एक अड्डा बन चुका है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, एक टर्म है कॉल्ड डीप वेब। मैं डीप वेब पे एक सीरीज बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, 2-3 एपिसोड्स में वो आएंगी, इन प्रोसेस है, जिसके चलते अगर आप देखें डीप वेब पे जो भारत से पहुंच जाता है या जो भारत से प्रोस्टिट्यूशन के जो चलते हैं डीप वेब पे, वो ज्यादातर मुंबई में बनते हैं। yes. उसके जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या एक्टर्स, आप जो भी बोलें, वो मुंबई से बन के चलते हैं। ये बहुत ताजुब है। और इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अकेले नहीं चल सकता। इट कांट बी विदाउट द परमिशन ऑफ द पेंगुइन्स, द बिग एंड द स्मॉल पेंगुइन्स। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सालों से मुंबई पे कब्जा कौन करके बैठा है? सिर्फ 2 परिवार है, एक वो टेढ़े मुंह वाला और दूसरा पेंगुइन्स परिवार। इन 2 ने ही मुंबई पे राज करा हुआ है, महाराष्ट्र में, इनफैक्ट नॉट मुंबई पर, पूरे महाराष्ट्र में। चलो, मुंबई में ये इंडस्ट्री है। आप मुझे बताओ कि पॉर्न से लेके प्रोस्टिट्यूशन तक ये सब कुछ होता है नाक के नीचे। ड्रग से लेके टेररिज्म तक ये सब कुछ होता है नाक के नीचे। क्या इनको पता नहीं है? क्या बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये संभव है? आप मुझे बताओ। हर चीज में जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता है, पुलिस अगर अपना काम करना भी चाहती है ना, तो ये पॉलिटिशियंस उन्हें करने नहीं देते। मुंबई तो इन 2 लोगों की जागीर बनी हुई है, पेंगुइन्स फैमिली की और वो टेढ़े मुंह वाले कैंसर रोगी की, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी होटलें हैं, जिसने आधा महाराष्ट्र कैप्चर करा हुआ है, जिसकी प्राइम प्रॉपर्टी है लोनावला देख लो, या आप ये पूरा मुंबई में जो मेन जो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब लेके जी रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो पूरा नहीं होगा, जो कि मतलब एक गमले में करोड़ों की खेती कर लेते हैं, जिनकी बेटी के नाम से भी अभी काफी स्कैम बाहर आए हैं। तो आप मुझे बताओ कि मुंबई में इनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, इनको पता नहीं है क्या? पुलिस को नहीं पता? मीडिया भी वहां की चुप रहती है। क्यों चुप रहती है भाई? क्योंकि इनको हर हफ्ते हफ्ता पहुंच जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये हफ्ता करोड़ों की अमाउंट का होता है। और मैं इसमें नाम नहीं ले रही, लेकिन नीचे से ऊपर तक वहां का जो बड़ा ऑफिसर होता है वो भी महीने के 15 से 20 हजार करोड़ कमाता है। कितने? 15 से 20 करोड़। That is a huge amount, huge amount, काजल, that's a huge तो amount. आप सोचो कि इन नेता लोगों की, और क्यों बॉलीवुड वहां है? क्योंकि बॉलीवुड की आड़ में इतना पैसा पंप हो रहा है इस इंडस्ट्री में बाहर से, कि जिसके जरिए ये लोग पिक्चरों की आड़ में, पिक्चरों के नाम पर ये लोग सारे गलत काम कर रहे हैं। जी जी। तो मतलब आर्ट्स के नाम पे पीछे धंधा चल रहा है बहुत बड़ा, और इनके पाकिस्तानी कनेक्शन है बहुत जबरदस्त। आप है ना, ये देश किस पावर से बचा हुआ है मुझे नहीं पता, कौन सी शक्ति हमारे देश को बचा रही है, वरना इन लोगों ने तो कब से बेच लिया होता। जी जी। तो लोगों तक इनकी असलियत लाना बहुत जरूरी है। ये जो पूरा वेब चला रहे हैं ना, डीप वेब, इनमें जो भी पॉलिटिशियंस है इन्वॉल्व, जो बड़े बड़े नाम हैं, इनके नाम बाहर आने चाहिए। पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो ईमानदारी से काम कर लो, एटलीस्ट यहाँ तो कर लो। कहते हैं जो छोटा पेंगुइन है वो सबसे बड़े मालिक हैं, जो बिगेस्ट डीप वेब सेंटर्स हैं मुंबई, इंडिया के, जो छोटे पेंगुइन हैं।
तो मैं एंड में अपने जो भी दर्शक है जो मुझे देख रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपनी टीनेजर बच्चियों पे ध्यान दो, उनको बताओ कि जिन लोगों को वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उनका असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। ये जो बाहर से सितारों वाली जो दुनिया दिख रही है अंदर से वो उतनी ही गंद से भरी हुई है और वो एक पूरी जिंदगी र्यून कर लेती है। आप बॉलीवुड में 2-4 लोगों को छोड़कर कोई नहीं कमा रहा है, एंड में वो दे एंड अप विथ प्रोस्टिट्यूशन। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के ऐसी ऐसी लड़कियों के नाम बता देती हूँ जो अभी बहुत मतलब कि बिग बॉस में भी जाके आई है, बिग बॉस सीजन होस्ट भी कर लेती है या उसमें टेम्परेरी कंटेस्टेंट बन के जाती है। वो अभी कोरोना में 5-5 लाख में जा रही थी बिजनेसमैन के पास, लिटरली प्रोस्टिट्यूशन करती है वो। इससे तो अच्छा यार कहीं 20,000 की नौकरी कर लो ना यार, तुम्हारा अपना कुछ खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। तो मैं उन माता पिता से कहती हूँ अपनी बच्चियों को अपना धर्म, अपना संस्कार, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति ये सब दीजिए। अगर ये आप देंगे ना तो कोई दीपिका पादुकोण या तापसी पन्नू या करण जौहर किसी खान की इतनी हिम्मत नहीं कि आपके बच्चे का ब्रेन वॉश कर दे। जी, पर साथ में हम ये भी चाहेंगे कि वो बच्चियां जिनके पेरेंट्स मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनको निकाल फेंकते हैं घर से, बेटर है कि बच्चों के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल चले कि कल को अगर वो वापस भी लौटना चाहें जब वो नहीं सक्सेसफुल होती हैं तो प्रोस्टिट्यूशन में जाने की बजाय घर लौट आए। और मैं बहुत बार पेरेंट्स को ये कहती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि देखो अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है और वो दोबारा लौट कर आना चाहता है, उतना दरवाजा खुला रखो कि वो आए, बजाय कि वो सुसाइड करे या गलत राह पे चल जाए। उससे अच्छा है कि वो फिर से घर लौट आए और पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें। फैशन मूवी में सब दिखाया था, आपने देखा था कि फैशन में कैसे ये असलियत बताई थी, मॉडल्स के साथ क्या होता है, लेकिन वो उसमें ये भी पॉजिटिव चीज दिखाई कि घर के दरवाजे खुले थे और लड़की अपने घर आई और पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया और एक मेंटल ब्रेकडाउन से वो बाहर आई। तो ये सारी चीजें हैं, एंड में बस सब कुछ है हमारी सोसाइटी पे निर्भर करता है और आप और हमारे जैसे लोगों का कर्तव्य है कि हम इसी तरह से अवेयरनेस लाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू काजल फॉर कमिंग। भारत माता की जय। जय हिंद।